नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने एक नई सीरीज जो है वो लॉन्च की है, जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। और इस बार देखिए सिलेबस आ चुका है टीजीटी आर्ट्स का भी, बाकी टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल का भी आ चुका है। तो हमने भी टॉपिक्स को जो है वो अपडेट किया है, इसमें सोशियोलॉजी भी जो है वो ऐड की गई है और बाकी के कुछ टॉपिक्स जो पहले नहीं कवर हुए थे उनको भी कवर करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। और धीरे धीरे हम पूरा ही सिलेबस यहाँ पर कवर कर लेंगे। मतलब 30 दिन है हमारे पास, तो 30 दिन में हम टारगेट रखेंगे कि हम 200 क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस करें और 200 क्वेश्चन जो है वो ऐसा डिस्कस करें कि कम से कम 200 क्वेश्चन में से जो है वो 20-30 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाए। इस तरह से हम कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश हम अपनी तरफ से करेंगे। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेबीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया। बोलते हैं विच ट्रीटी फॉर्मली एंडेड वर्ल्ड वॉर 1 एंड imposed heavy reparations and territorial losses on Germany। तो बोलते हैं कि किस संधि ने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया और जर्मनी के ऊपर जो है वो भारी मरम्मत और क्षेत्रीय नुकसान जो था वो लगाया था। देखिए एक संधि होती है जिससे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो समाप्त हो जाता है और इसे ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। ये वर्साई की संधि बोलते हैं हिंदी में इसको। वर्साई की संधि जो है वो हुई कब थी, ऐसे लिखते हैं हिंदी में वर्साई की संधि। ये वर्साई की संधि जो हुई थी ये 1919 में जो था वो हुई थी। कई बार बहुत ही टफ जब क्वेश्चन को करना होता है तो एग्जैक्टली पूछ लेंगे कि कब हुई थी। तो ये 28 जून 1919 को हुई थी और इसके बाद जो है वो पहला विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। जर्मनी और उसके मित्र जो देश थे, मित्र जो राष्ट्र थे, उनके बीच में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए समझौता जो है वो हो जाता है, परंतु जर्मनी को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, उनको स्वीकार करना पड़ता है यहाँ पर युद्ध की जिम्मेदारी को और उनको बहुत सारे क्षेत्र सौंपने भी पड़े थे। उनको जो है वो निरस्त्रीकरण भी करना पड़ा था और कुछ उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो जाकर क्षेत्रीय नुकसान भी भुगतना पड़ा था जाकर। तो ये सब चीज़ें जो था वो हुई थी। अगर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करते हैं कब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये जो है वो 1914 को जो था वो स्टार्ट हो गया था। 1918 में जो है ये समाप्त होता है। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी, वर्सलिस की संधि हुई थी, ये 1919 में हुई थी। तो ये सब हमें यहाँ से पता चलता है। फिलहाल हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में इतना ही ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। बोलते हैं तीतू मीर मूवमेंट हुई थी क्या वेस्ट बंगाल में हुई थी और 1782 से 1931 के बीच में ये मूवमेंट जो था वो चली थी। और दूसरा बोलते हैं दक्कन राइट हुए थे, दक्कन विद्रोह जिनको हिंदी में बोलते हैं, क्या ये जो है वो कारदेह विलेज जो पूना का है महाराष्ट्र में वहाँ पर हुए थे और 1875 में हुए थे। और एक पाबना एग्रेरियन जो अपराइजिंग थी, ये किसान आंदोलन था, पावना किसान आंदोलन, क्या ये ईस्ट बंगाल में हुआ था और 1873 में हुआ था। और एक बरदौली सत्याग्रह है, क्या ये गुजरात में हुआ था और 1918 में जो था वो क्या हुआ था। अगर हम इन मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये जो तीतू मूर मूवमेंट थी ये वेस्ट बंगाल में ही जो था वो हुई थी। ये बात आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ध्यान रखनी है कि तीतू मूर मूवमेंट जो है वो ये वेस्ट बंगाल में हुई थी और चली थी थोड़ी 1782 से 1931 के बीच में जो है वो कुछ इस तरह से ही जो था ये तीतू मूर मूवमेंट जो था वो चली थी। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास बिल्कुल, पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जो है वो आपके पास दिया गया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है ये 1874-1875 के आसपास ही हुए थे और ये हुए कहाँ पर थे, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो महाराष्ट्र का जो कारदेह विलेज है पूना का, वहाँ पर जो था वो हुए थे। तो ये भी दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो सही दी गई है, पहली भी सही दी गई है। आगे पाबना विद्रोह जो है वो दिया गया है। तो पाबना एक किसान विद्रोह था, ये 1873 से 1885 के बीच में जो है वो होता है। तो 1873 इसका इनिशियल ईयर था, बिल्कुल सही बात है। और ये हुआ कहाँ पर था, ये बंगाल में हुआ था, ईस्ट बंगाल में जो था ये हुआ था। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इंडिविजुअली कि ये आंदोलन कहाँ पर हुआ है, तो ये ईस्ट बंगाल में जो है वो हुआ है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब हमारे पास बरदौली सत्याग्रह ही बच जाता है। बरदौली सत्याग्रह क्या गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, ये गुजरात में ही हुआ था, परंतु ये 1918 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था बरदौली सत्याग्रह, ये 1928 में जो था वो हुआ था। 1928 में जो है ये बरदौली सत्याग्रह होता है, ना कि ये जो है वो 1918 में होता है। तो
नॉट करेक्टली मैच, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच। थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन में जो है वो क्या लिखा गया है, यही लिखा गया है तीतुमूर मूवमेंट जो हमने पढ़ लिया, डेक्कन राइट हमने पढ़ लिया, दक्कन विद्रोह जिनको बोलते हैं, पाबना विद्रोह हमने पढ़ लिया, बरदौली सत्याग्रह हो गया, और एक यहाँ पर बक्सत मूवमेंट भी दिया गया है। ये बक्सत मूवमेंट बिहार में हुई थी 1936 में जो था वो हुई थी। अगर आप अपना सिलेबस भी देखेंगे वहाँ पर भी मूवमेंट्स के बारे में स्पेसिफिक वे में जो है वो मेंशन किया गया है, चाहे वो आपके एग्रेरियन मूवमेंट हो गए, चाहे वो आपके बाकी मूवमेंट हो गए, उनके बारे में मेंशन वहाँ पर किया गया है। बाकी मूवमेंट में देखो एक रामोसी मूवमेंट आता है, ये 1822 से 1841 के बीच में जो है वो हुआ था। मोपला विद्रोह आता है, ये 1836 से लेकर 1885 के बीच में जो था वो हुआ था। मोपला विद्रोह वैसे 1921 का भी जो है वो एक आता है। और वैसे ही आपने ध्यान पाबना मूवमेंट के बारे में रखना है। एक जो है वो हमारे पास नील विद्रोह भी हुआ था, ये नील विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह जो हुआ था ना ये 1859 और 1860 में जो था वो हुआ था। तो नील विद्रोह का जरूर ध्यान रखें कि नील विद्रोह जो था वो कब हुआ था। तो आंदोलनों के बाद हमने जो है वो डिटेल से जान लिया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट वाज वन ऑफ अकबर्स की अर्ली मिलिट्री अचीवमेंट इन सेंट्रल इंडिया विच हेल्प्ड इन एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। तो बोलते हैं कि मध्य भारत में अकबर की प्रमुख प्रारंभिक सैन्य उपलब्धियों में से कौन सी है जिसने उसके साम्राज्य के विस्तार में जो था वो मदद की थी। अगर हम अकबर की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं जहां से उसका साम्राज्य जो था वो एक्सपेंड हुआ था, जहां से उसको आगे बढ़ने में जो है वो सहायता मिली थी, तो वो कौन सा था? वो था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। मालवा के ऊपर जो उसने कॉन्क्वेस्ट किया था वो जो था वो उसका एक ऐसा जो है वो आप यूं कह सकते हैं कि उसका ऐसा एक्सपेंशन था जहां से उसका एम्पायर जो है वो और ज्यादा फला फूला। अकबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम मुगलों की बात करते हैं तो उसमें अकबर को बड़ा महान जो है वो कहा गया है। कि क्यों महान कहा गया है अकबर को, क्या इसके पीछे का रीजन है? उसके पीछे का मेन रीजन तो ये है कि जब ये आया तो इसने धर्मों को लेकर भी जो है वो काम किया, इसने बाकी फील्ड में भी अच्छा काम किया। जब ये राजा बना था तब इसकी आयु बड़ी छोटी हुआ करती थी, तो बेरम खान जो था वो इसका संरक्षक जो था वो हुआ करता था, वो इसकी संरक्षण करता था। फिर ये पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का दूसरी लड़ाई इसके कार्यकाल के दौरान होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो था वो हुई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो है वो अकबर की विजय हुई थी। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? ये युद्ध जो है ना अकबर की ओर से बेरम खान के नेतृत्व में जो था वो लड़ा गया था। बेरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ अकबर एम्पायर की, उसका एम्पायर जो है वो कैसे बढ़ा। तो वो जो है वो मालवा के ऊपर जो उसने सबसे पहले विजय प्राप्त की, मालवा के ऊपर 1561 में जो है वो विजय प्राप्त की गई थी। और वहां पर किसको पराजित किया गया था? वहां का शासक हुआ करता था बाज बहादुर को जो था वो हराया गया था और उसके बाद वो आगे बढ़ा। उसने और भी बहुत सारे क्षेत्र जो था वो जीते थे। अब इनमें से जो मुख्य एक क्षेत्र आता है जहां पर उसने मुख्य रूप से लड़ाई लड़ी थी वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। तो हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी ये भी क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में। हल्दी घाटी की लड़ाई जो था वो 1576 में जो था वो हुई थी, 1576 में हुई थी और महाराणा प्रताप को यहाँ पर जो था वो हराया गया था अकबर के द्वारा। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अकबर को और क्यों जाना जाता है, तो अकबर ने जो है वो दीन इलाही की स्थापना जो था वो की थी। दीन इलाही जो था वो सभी धर्मों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य जो है स्थापित किया जा सके इसलिए बनाया गया था। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में जो था वो की गई थी। दीन इलाही को तौहीद इलाही भी जो था वो बोला जाता था। इसने इब्दाद खाना भी जो था वो बनाया था। इब्दाद खाना जो था वो कौन से ईयर में बनाया गया था? 1575 में जो था वो इब्दाद खाने की जो है वो निर्माण करवाया गया। बाकी अकबर की जब भी हमने बात की है, अकबर के 9 रत्न हमने पढ़े हैं जिसमें अबुल फजल, बिरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, तानसेन, फेजी और राजा मानसिंह, हकीम हुमाम और मुल्ला दो प्याजा जो है वो मुख्य रूप से आते हैं। तो अकबर के ये नवरत्न आपने ध्यान रखने हैं। अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में जो है वो स्थित है। तो अकबर को क्यों जाना जाता है, अकबर ने जो है वो क्या क्या काम किए, कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी उसने, वो आपको जो है वो सारा का सारा पता चल गया। कई बार तो बेसिक पटवारी जैसे एग्जाम हुए हैं इनमें तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। हालांकि HPSSC ने जब पेपर करवाए हैं तो उसने भी क्वेश्चन पूछा है कि अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। वो जो है वो सिकंदरा में स्थित है। इसके जन्म की भी बात कर लेते हैं। इसका जन्म जो था वो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में इसका जन्म हुआ था और इसका पूरा नाम जो है वो जलालुद्दीन
मोहम्मद अकबर जो था वो हुआ करता था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका नाम पूरा जो था वो हुआ करता था। अकबर के पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम भी ध्यान रखना है आपने, हुमायूं इसके पिता का नाम हुआ करता था। मुगल जो काल चलता है उसमें सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद जो है वो हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद जो था वो अकबर आए थे, और अकबर के बाद जो आप पढ़ेंगे वो जहांगीर के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, जहांगीर के बाद जो है वो आप जो पढ़ेंगे वो शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां के बाद जो है वो औरंगजेब के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कई बार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को भी बोल दिया जाता है। इतना सब यहाँ से याद रखा। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब टाइम लिमिटेड बचा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। और टेस्ट सीरीज के स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 फुल हो चुके थे, तो हमने स्लॉट 4 को लॉन्च कर दिया है, और स्लॉट 4 में आप टाइमली खुद को रजिस्टर कर लेना। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है और बड़ा ही समझदारी के साथ अभी आपको काम करना है, यही आपकी सक्सेस जो है वो निर्धारित करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट्स एट द नीलगिरी। बोलते हैं जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है वो कहाँ पर आकर मिलते हैं, वो नीलगिरी में आकर जो है वो मिलते हैं। और दूसरे में बोलते हैं द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज मालवार हिमालय, की सतलुज और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको मालवार हिमालय जो है वो बोला जाता है। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम दमन टू गोवा इज नोन एज कोंकण कोस्ट, की पश्चिमी तट मैदान का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक फैला हुआ है और कोंकण तट के रूप से जो है वो इसको जाना जाता है। हम देखिए पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं वो उस स्थान को जो है वो क्या बोलते हैं, उस स्थान को जो है वो क्या बोला जाता है, उसको नीलगिरी हिल्स ही जो है वो बोला जाता है। ये साउदर्न इंडिया में आता है, तो पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। ठीक है जी। अब नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इन स्टेट्स को जो है वो टच करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज मालवार हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच के जो क्षेत्र हैं उनको मालवार हिमालय बोलते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, उनको मालवार हिमालय नहीं बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, परंतु दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडेड फ्रॉम दमन टू गोवा इज नोन एज कोंकण कोस्ट। तो ये जो कोंकण कोस्ट है ना, ये गोवा से दमन के बीच में ही फैला हुआ है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि कोंकण कोस्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक है। कई बार पूछ ले जाता है कि नॉर्दर्न पार्ट जो वेस्ट कोस्ट का है उसको क्या बोलते हैं, तो वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोंकण कोस्ट जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से कोंकण कोस्ट के बारे में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब कोंकण कोस्ट के बारे में आपको पता चल गया, तो यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही थी, दूसरी हमारे पास गलत थी और तीसरी स्टेटमेंट भी सही थी, तो ओनली 1 और 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए ये जो सतलुज और काली के बीच का क्षेत्र है इसको जो है वो मालवार हिमालय नहीं बोलते, इसको कुमाऊं हिमालय जो है वो बोला जाता है। कुमाऊं हिमालय इसको बोला जाता है। ये जरूर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक MCQ क्वेश्चन भी जो है वो बनता है। हिंदी में भी कुमाऊं हिमालय में लिख देता हूँ, कुमाऊं हिमालय जो है वो इसको बोला जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि कुमाऊं हिमालय कौन सा क्षेत्र है। जो क्षेत्र सतलुज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र है उसको कुमाऊं हिमालय जो है वो बोलते हैं। तो हिमालयस के बारे में स्पेसिफिक रूप से सिलेबस में मेंशन किया गया है। हिमालय का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, बाकी जियोग्राफिकली जो इंडिया के क्वेश्चन है वो भी हमने पढ़ ही लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब सार्क के बारे में भी स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया गया है सिलेबस में। बोलते हैं सार्क हेडक्वार्टर जो सिचुएटेड एट ढाका बांग्लादेश। बोलते हैं सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित है। अब पहले में तो ये बोला गया है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ढाका बांग्लादेश में स्थित है। दूसरे में बोलते हैं सार्क वॉज फॉर्म्ड ऑन December 8, 1999, कि सार्क की स्थापना जो था वो December 8, 1999 को जो था वो की गई थी।
अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत है। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो ढाका बांग्लादेश में जो है वो स्थित नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो तो हम जानेंगे ही जानेंगे, परंतु जो सार्क, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं, उसकी स्थापना जो हुई थी वो एक चार्टर के माध्यम से हुई थी और वो चार्टर ढाका में साइन हुआ था, परंतु इसका हेडक्वार्टर ढाका में बिल्कुल भी स्थित नहीं है। अब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ये ध्यान रखना कि सार्क को स्थापना करने के लिए जो चार्टर साइन हुआ था वो ढाका में साइन हुआ था और वो चार्टर 8 दिसंबर को साइन हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को जो था वो साइन हुआ था। कब? 1985 को हुआ था, ना कि 1999 को। तो ये भी गलत हो गया आपके पास। दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गई। तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 को, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 8 दिसंबर को जो था वो उसकी स्थापना की गई थी 1985 को। और सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है आपके कहाँ पर? नेपाल में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेपाल के भी कहाँ पर? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, इसकी स्थापना 8 दिसंबर जो है वो 1985 को जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। अब सार्क के मेंबर कंट्रीज की भी हम बात कर ही लेते हैं, जब पूरी बात कर ही रहे हैं। सार्क में जो है वो कौन कौन से मेंबर कंट्रीज आते हैं? इसमें अपना इंडिया भी आता है। इंडिया के अलावा जो है वो इसमें क्या क्या आता है? इंडिया के अलावा इसमें जो है वो मालदीव्स जो है वो आता है। मालदीव्स के अलावा बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश के अलावा भूटान आता है। भूटान के अलावा जो है वो इसमें श्रीलंका आता है। और श्रीलंका के अलावा जो है वो इसमें नेपाल जो है वो इसका मेंबर आता है। इंडिया इसका मेंबर जो है वो आता है। इंडिया के अलावा जो है वो इसमें अफगानिस्तान एक मेंबर आता है। अफगानिस्तान के अलावा इसमें पाकिस्तान एक मेंबर आता है। तो MBBS इसको उल्टा कर दीजिए, पेन कर लिख दीजिए पेन। ये ट्रिक आपके पास बन जाती है। इस तरह से आप सार्क की मेंबर कंट्रीज को जो है वो याद रख सकते हैं। MBBS पेन कर ये मैंने लिख दिया। M स्टैंड फॉर किसके लिए? मालदीव्स के लिए। B स्टैंड फॉर बांग्लादेश, अगला B भूटान के लिए। S स्टैंड फॉर श्रीलंका। P स्टैंड फॉर पाकिस्तान। A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान। I स्टैंड फॉर इंडिया और N स्टैंड फॉर नेपाल। तो इस तरह से ये पूरी कंट्रीज याद हो जाएंगी। इसकी ट्रिक आपको पता चल गई, इतना आपने ध्यान रख लिया तो वो काफ़ी है आपके पास आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। बोलते हैं अ सिस्टम बाय विच अ सोसाइटी रैंक्स कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द हायरार्की इज नोन एज। तो बोलते हैं कि एक प्रणाली जिसके द्वारा एक समाज एक पदानुक्रम जो है वो लोगों की श्रेणियों का रैंक करता है, उस सिस्टम को जो है वो क्या बोला जाता है? तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं? उसको जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो बोला जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब देखिए जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है इसको सामाजिक स्तरीकरण बोलते हैं। इसमें जो हायरार्किकल रैंकिंग की जाती है वो किस बेस पर की जाती है? लेयरिंग की जाती है उनकी वेल्थ के बेस पर, उनकी पावर के बेस पर, उनकी प्रेस्टीज के बेस पर। ये सब कंडीशन जो है वो रखी जाती हैं। फिर इसमें जो है वो सोशल क्लासेस बन जाती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, ये सब जो है वो बन जाती हैं। हिस्टोरिकल सिस्टम देखेंगे तो उस टाइम कास्ट सिस्टम जो था वो हुआ करता था। तो इस तरह से जो है वो चीज़ों को फिर यहाँ पर सोशियोलॉजी में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसको जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, इतना ही यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न आर नोन एज इट्स। तो बोलते हैं किसी भी सामाजिक पैटर्न के मान्यता प्राप्त और ऐच्छिक परिणामों को किसके रूप में जो है वो जाना जाता है? तो देखिए बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी सोशल पैटर्न इज नोन एज इट्स मैनिफेस्ट फंक्शन जो है वो उनको बोलते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शंस, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी सामाजिक पैटर्न के मान्यता प्राप्त और इच्छिक जो परिणाम है उन परिणामों को जो है वो उनके जो है किस रूप में जाना जाता है? उनको मैनिफेस्ट फंक्शंस के रूप में जो है वो जाना जाता है। देखो मैनिफेस्ट फंक्शन होता क्या है? मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ के फंक्शन जो है वो तय हैं कि उसको वो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल का क्या काम है? स्कूल का काम है कि बच्चे को शिक्षित किया जाए। इस तरह से हो गया। अब आप हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद है कि आपको नॉलेज दी जाए, तो हम उस काम को कर रहे हैं। तो ये हो गया मैनिफेस्ट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब फंक्शन जो है वो मैनिफेस्टेड है,
फंक्शन जो है वो पूरी तरह से प्रकट हैं, एक तरह से उनको जो है वो इच्छित है, मान्यता प्राप्त है, उनके उद्देश्य जो है वो बड़े स्पष्ट जो है वो किए गए हैं कि ये चीज़ जो है ये कार्य जो है वो करेगी। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज करवाने के लिए जो है वो जाएंगे। ठीक है जी, ये सब होता है मैनिफेस्ट फंक्शन। तो ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड। तो बोलते हैं किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है। देखिए, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संतुष्टि या लाभ को जो है वो क्या बोलते हैं, उस संतुष्टि या लाभ को जो है वो बोला जाता है यूटिलिटी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, उसको जो है वो यूटिलिटी जो है वो बोला जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन बनता है, सिलेबस में हमारा ये टॉपिक मेंशन है तो मैंने क्वेश्चन कवर किया है। बाकी ये क्लियर कट है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से उपभोक्ता द्वारा जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको जो है वो यूटिलिटी जो है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं डीजल यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स फॉर। तो बोलते हैं भारी वाहनों में डीजल का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, भारी वाहन जो होते हैं उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है उनमें डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो डीजल हाई पावर होता है, उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा भी होती है और फाइनेंशियली भी जो है वो इसकी ओर माना जाता है। एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल अगर आप बात करेंगे तो डीजल हमेशा सस्ता ही रहा है, परंतु पहले के टाइम में डीजल और पेट्रोल के बीच में बहुत गैप हुआ करता था। अब वो गैप जो है वो इतना भी नहीं रहा है, शायद 5-10 रुपए का जो है वो गैप रहता होगा, परंतु अब उतना ज़्यादा नहीं रहा है। परंतु डीजल जो है वो हाई पावर होता है और फाइनेंशियली सिक्योर जो है वो होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि डीजल जो है वो हैवी व्हीकल्स में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। डीजल का पता चल गया आपको क्यों यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सिगरेट का जो बोलते हैं गैस का जो लाइटर होता है सिगरेट जलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसमें जो है वो ब्यूटेन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। ब्यूटेन इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब उसमें होती है ब्यूटेन गैस। अब बोलते हैं गैसेस के बारे में भी अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। घर में जो सिलेंडर होता है उसको एलपीजी सिलेंडर बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो होती है, परंतु वो गैस उसके अंदर कौन सी होती है, वो एलपीजी कौन सी गैस है, वो जो गैस उसके अंदर डाली जाती है। तो जो मेन गैसेज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो प्रोपेन मेन गैस जो है वो होती है। प्रोपेन के अलावा भी ऐसा नहीं है कि अकेली ही गैस वो होती है, प्रोपेन के अलावा भी कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है, ब्यूटेन का भी, प्रोपाइलिन का भी, ब्यूटाइलिन का भी, ये कॉम्बिनेशन जो है वो होता है। ठीक है, एलपीजी का पता चल गया आपको। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि एलपीजी होती है, वैसे ही सीएनजी भी जो है वो होती है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मेनली जो कंपोज करती है सीएनजी में जो मुख्य रूप से होता है वो मिथेन जो है वो सीएनजी में जो है वो मुख्य रूप से होता है। आपने बैलून भी उड़ते हुए देखे होंगे, बैलून में जो है वो कौन सी गैस जो है वो होती है, उसमें कौन सी गैस जो है वो भरते हैं, उसमें हीलियम गैस जो है वो कॉमनली जो है वो भरी जाती है। और वैसे ही आपने बल्ब भी देखे होंगे, बल्ब में जो है वो कौन सी गैस जो है वो होती है। तो बल्ब में भी जो इलेक्ट्रिकल बल्ब हमारे इस्तेमाल होते हैं उसमें जो है वो वैसे उसके अंदर कई बार नाइट्रोजन गैस भी भरते हैं। नाइट्रोजन के अलावा जो है वो आर्गन गैस जो है वो आमतौर पर भरी जाती है। तो आर्गन गैस का ध्यान रखना है कि ये आमतौर पर बल्बों में भरी जाती है। लाफिंग गैस जो है वो कौन सी होती है, अगर हम लाफिंग गैस की बात करते हैं तो वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस जो है वो होती है, N2O उसको जो है वो बोलते हैं। और वैसे ही जो है वो हमें एक ना भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, उसमें कौन सी गैस जो था वो लीक हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वो इस्तेमाल हुई थी। बड़ी टॉक्सिक गैस थी, यहाँ पर भी काफ़ी लोग मारे गए थे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ध्यान रखना है कि 1984 में जो था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो ये सब हमने गैसेस से मिलते जुलते क्वेश्चन पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इनिशिएटिव वाज अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर सपोर्ट ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। यहाँ पर बात वर्ल्ड वॉर सेकंड की जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी पहल जो था वो की गई थी। ये आप कमेंट कर कर बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को जो है वो हम डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं। बोलते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है वो बोलते हैं कि कौन सी पहल की गई थी। आप कमेंट कर कर जल्दी से बता दीजिए।
इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप पेज भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा जो है वो व्हाट्सएप के अलावा जो है वो इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, उनके लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।